वेलकम टू साहित्यांगन। आज हम लोग बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी किताब से चौथे लेसन को लेकर आए हैं और इसका टाइटल है ओड टू ऑटम। इसे जॉन किट्स ने लिखा है। जॉन किट्स लेटर रोमांटिस्ट्स में से गिने जाते हैं। पीबी शेली भी इन्हीं के समकालीन थे। जॉन किट्स की यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विंचेस्टर में एक दिन वे वॉक कर रहे थे और तभी उनको ये ख्याल आया कि ऑटम सीजन का भी अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी ब्यूटी है, इसके ऊपर कविता लिखी जाए। फिर उन्होंने यह कविता लिखी। जॉन किट्स एक ब्रिटिश पोएट रहे हैं और इनका जन्म 1795 में हुआ और इनकी मृत्यु 1821 में हो गई। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 26 साल जी पाए। बहुत ही छोटा सा लाइफ स्पान इनका रहा, लेकिन इतने कम समय में भी इन्होंने काफ़ी उम्दा रचनाएं की। यदि ट्यूबरकुलोसिस के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई होती तो हो सकता है ये और भी बहुत सारी मैच्योर्ड रचनाएं करते। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कम से कम वो 3 रचनाएं जिन पर इनका क्रेडिट बना हुआ है, वो 3 रचनाएं हैं लैमिया, एंडीमियन और हाइपेरियन। इसके अलावा इन्होंने टू साइकी और ओड टू ऑटम इस तरह की कुछ रचनाएं भी की हैं। जॉन किट्स की यह रचना कई मायनों में काफ़ी लोकप्रिय है। एक तो यह अपने सेंसुअस अपील के लिए जानी जाती है। दूसरी बात यह कि इस रचना को जिस तरह से उन्होंने ट्राइपार्टाइट किया है, उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। कुल मिलाकर 11 लाइनों के 3 स्टैंजा से बनी यह कविता 3 हिस्सों में बटी हुई मालूम पड़ती है। इसमें टाइम का एक प्रोग्रेशन दिखता है। जैसे अगर इसके फर्स्ट पार्ट को देखें, यानी फर्स्ट स्टैंजा को देखें, तो इसमें हमें मॉर्निंग टाइम दिखता है। फिर सेकेंड पार्ट में मिड डे का पीरियड हमें दिखाई पड़ता है और थर्ड पार्ट में इवनिंग टाइम एक्सप्रेस किया गया है। इसी तरह से अगर हम सीजन वाइज देखें तो ऑटम की बिगनिंग इसके फर्स्ट पार्ट में, उसकी मैच्योरिटी इसके सेकेंड पार्ट में और फिर इसका एंड थर्ड पार्ट में दिखाया गया है। अगर हम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से देखें तो इसके फर्स्ट पार्ट में टैक्टाइल सेंस का यूज़ किया गया है, यानी टचिंग सेंस का यूज़ किया गया है। सेकेंड पार्ट में साइट का यूज़ किया गया है और थर्ड पार्ट में इसमें साउंड को एक्सप्रेस किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जॉन किट्स को ये लगने लगा था कि अब वे ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे और यह कविता उनकी आखिरी कविता थी। तो उन्होंने एक तरह का हिंट भी इस कविता में दिया है कि अब वे ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। तो आइए हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बुजम फ्रेंड ऑफ द मच्योरिंग सन। यानी यह ऑटम का मौसम धुंध का और रसीले फलों का मौसम है। यह ऑटम मैच्योर्ड हो रहे, यानी विकसित हो रहे सूरज का जिगरी दोस्त है। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। और यह सूरज के साथ
मानो षड्यंत्र कर रहा है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सूरज के साथ विमर्शरत है, इस कोशिश में है कि छप्पर की ओलतियों से होकर जो अंगूर की लताएं गुजर रही हैं उनको फलों से कैसे लाद दिया जाए। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और कॉटेज के अहाते में जो सेब के पेड़ हैं जिन पर काइयां लग गई हैं, उन्हें किस तरह से एप्पल के फलों से झुका दिया जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और क्रोड़ तक यानी फलों के केंद्रीय हिस्से तक, मध्यवर्ती हिस्से तक किस तरह उसे परिपक्व कर दिया जाए, पका दिया जाए। टू स्वेल द गॉर्ड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, किस तरह लौकी को फुला दिया जाए और अखरोट को मोटा बना दिया जाए। विद अ स्वीट कर्नल, अखरोट को कैसे मोटा ताज़ा बना दिया जाए, तो विद अ स्वीट कर्नल यानी मीठे गूदे से भरकर। टू सेट बर्डिंग मोर एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और उन पेड़ों को और भी ज़्यादा कलियों से भर दिया जाए जो बाद में चलकर मधुमक्खियों के लिए फूल के रूप में विकसित होंगी। Until they think warm days will never cease, और वे तब तक विकसित होते रहें जब तक कि उन मधुमक्खियों को ऐसा प्रतीत न होने लगे कि गर्म दिन कभी समाप्त नहीं होंगे। For summer has overbrimmed their clammy cells, क्योंकि समर ने यानी ग्रीष्म ने उनके चिपचिपे सेल को, चिपचिपे प्रकोष्ठ को लबालब भर दिया है, यानी फूलों के रसों से भर दिया है। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगे, तब तक, उस समय तक हमें बर्ड्स को यानी कलियों को विकसित करते जाना है ताकि वे फूलों में परिवर्तित हो सकें। तो ये था पहला स्टैंजा। इसके बाद हम दूसरा स्टैंजा ले रहे हैं। आइए इसको भी हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। Who hath not seen the oft, who hath not seen thee oft amid thy store? तुम्हें तुम्हारे भंडार के बीच अक्सर किसने नहीं देखा है। Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. कभी कभी बाहर जाने वाले लोग तुम्हें उस अन्न भंडार की फर्श पर लापरवाही से बैठे हुए पाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी औरत के रूप में ऑटम को कल्पित किया गया है जो उस ग्रैनरी अर्थात भंडार गृह की मालकिन है, अर्थात वो गृह पत्नी है। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, और वहाँ तुम्हारे बाल ओसाने वाली हवा से हौले से उठे हुए हैं। और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो साउंड asleep, या तुम गहरी नींद में अधकटी खेत की हल रेखा के पास हो। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, और वहाँ तुम अफीम के धुएं में उनींदी हो। While thy hook spares the next swath and all its twined flowers, तुम उस समय उनींदी हो जब तक कि तुम्हारी हंसिया से अगले खेत की फसल को और उसके ऐंढे हुए फूलों को छोड़ दिया जाता है, यानी जब तक उन्हें काटा नहीं जाता तब तक तुम एक फसल को काटने के बाद इस तरह से गहरी नींद में विश्राम करती हो। And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy leaden head across a brook, और कभी कभी एक अन्न चुनने वाली के रूप में तुम दिखती हो
अपनी गर्दन को, अपने सिर को सीधा किए हुए किसी ब्रुक या किसी जलधारा को पार करते हुए। और by a cider press with patient look thou watchest the last wooings hours by hours। और किसी साइडर प्रेस के बगल में, यानी तुम रस निचोड़ने वाली औरत के रूप में वहाँ धैर्य की मुद्रा में दिखाई पड़ती हो और घंटों घंटों आखिरी बूंद तक को निचोड़ते हुए देखती रहती हो। तो ये था दूसरा स्टैंजा, और अब हम लोग इसके तीसरे स्टैंजा को और ये जो आखिरी स्टैंजा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। Where are the songs of spring? Where are they? कहाँ हैं बसंत के गीत, कहाँ हैं वे? Think not of them, thou hast thy music too। और तुम उनके बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम्हारा अपना संगीत है। While barred clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue, then in a wailful choir the small gnats mourn among the river's shallows। While barred clouds bloom the soft dying day, जब नजाकत से धीरे धीरे समाप्त होते दिवस के आखिरी क्षणों में बादल खिले हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उस समय सूरज की किरणें लाल होती हैं और उन लाल किरणों के कारण ऐसा लगता है जैसे बादल फूल की तरह आकाश में खिले हुए हैं। And touch the stubble plains with rosy hue, और वह अपने गुलाबी रंग से कटी हुई फसल वाले खेतों को स्पर्श करती है। Then in a wailful choir the small gnats mourn, तब उस समय अपने दल के साथ डांस मानो विलाप करती है among the river's hollows, मटमैले रंग के दिखने वाले जलधाराओं या मटमैली नदियों में। Borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, और वे बहाकर लाए जाते हैं, कभी कभी हल्की हल्की चलने वाली पवन के उठने और गिरने के कारण, कभी डूबते हुए उतराते हुए। And full grown lambs loud bleat from hilly bourne, और पूर्ण विकसित लैम्स अर्थात मेमने, वे मेमने जो ऑटम के शुरू में पैदा हुए थे अब विकसित हो गए हैं, जवान हो गए हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, पहाड़ी अंचल से, पहाड़ी किनारे से वे तेज आवाज़ करते हैं, मेमियाते हैं। हेज क्रिकेट सिंग, और बाड़े के घेरे की झाड़ियों से झिंगुर झंकार करते हैं। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और बगीचे की गृहलग्न भूमि से रॉबिन नाम की चिड़िया मधुर कोमल स्वर में आवाज करती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और झुंड में जमा होते अबाबिल आकाश में चहचहाते हैं। तो ये 3 स्टंजा की कविता थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस कविता को ठीक से समझे होंगे। So now let's try to summarize the poem Ode to Autumn. Ode to Autumn is a very representative poem written by John Keats. This poem is also the last ode written by John Keats, and perhaps the last poem also. This poem has been divided into 3 segments, and all the 3 segments show the progression of time. Progression of time
in the sense of day times as morning, afternoon and evening, and also the progression of time in the autumn season as early autumn period, mid autumn period, and the ending of this season. Then this has been also divided according to sensuous appeals, so that we see in the first stanza tactile sense, then sight in the second stanza, and in the final stanza we see the appeal of sound. In the first stanza, the poet has expressed autumn as the close bosom friend of the sun, who is trying to fulfill all fruits with kernel, sweet kernel. And in the second stanza, it has been imagined as a woman doing different jobs, sometimes working as a gleaner, sometimes carrying a sheaf of crop on her head, and sometimes sitting near her granary with soft lifting of her hair by the winnowing wind, and so on. In the last stanza, this season has been expressed in terms of its specific music. The poet says that there is no need to compare this season with any other season like spring or summer or winter or any other season. It has its own music, and the music is being produced by different creatures. For instance, sheep and gnats and swallows, etc. So this season has its own beauty. It has its own specific crops. It has its own fruits, and this season has its own significance. The poet has been able to present all these aspects in a good humorous style, and this makes this poem very important, very significant, and very appealing too. Okay, I think you have understood the summary of this poem, and now I appeal you all to view this video, to subscribe the channel and like the videos if you like it. Okay, thanks, bye.